Morgan Rudy. Now we are continuing to discuss about the chapter 2 of geography of class 9. Our main topic was the physical division of India पे हम लोग चर्चा कर रहे थे. हमने 2 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया था, हिमालय, द ग्रेट हिमालय और द नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में चर्चा की थी. आज हम लोग तीसरे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, द प्लेनिनसुला प्लेटू. देखिए प्लेनिनसुला प्लेटू जो प्रायद्वीप पठार, ये भारत का सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है. ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर सबसे पुराना पार्ट्स यही है और इसका फॉर्मेशन कहीं ना कहीं वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ है, जलवायु क्रियाओं से, जिस कारण से यहाँ पे अधिकांश इलाकों में काली मिट्टी पाई जाती है. तो देखिए प्लेटू होता क्या है. प्लेटू एक्चुअली में टेबल लैंड होता है. टेबल लैंड मतलब वो जो कि प्लेन से ऊंचा होता है और पहाड़ों से छोटा होता है. ये मतलब जो है हाइट के अकॉर्डिंग टू हाइट प्लेन से ऊंचाई पे व्याप्त होता है और पहाड़ों से ये छोटा होता है. इसको टेबल लैंड कहते हैं. तो चलिए टॉपिक पे आते हैं. द पेनिनसुला प्लेटू इज़ द टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन, ये ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है. इग्नियस बताया गया जलवायु वाली चट्टानों से, ये ज्वालामुखी वाली चट्टानों से, और मेटामॉर्फिक रॉक जो रूपांतरित चट्टान होती है. तो आपने देखा क्रिस्टलाइन, आग्नेय शैल और मेटामॉर्फिक शैल से बना हुआ है. इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया. ये जो है गोंडवाना लैंड के टूटने के कारण कई भागों में बट गया है और सबसे बड़ी बात जो है ये ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है. द प्लेटू हैज़ ब्रॉड एंड सैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स. इसको ऊपरी इलाका जो है राउंडेड है और दूसरी बाजू ये कई उबड़ खाबड़ वैलियों में बटा हुआ है. दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीज़न. इसको हम 2 रूप में मुख्य रूप से डिवाइड कर सकते हैं, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू. देखिए सेंट्रल हाईलैंड जो है उत्तरी भाग में है और ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश के मालवा व उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ना, और जो आपका डेक्कन प्लेटू वो साउथ के पेनिनसुलर इलाकों में है. द पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटू इज़ नोन एज सेंट्रल हाईलैंड. तो जो नर्मदा नदी के ऊपर का इलाका है, नर्मदा नदी आप जानते हो जबलपुर के आसपास के जो ऊपर का इलाका है वो सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है और ख़ास तौर पे इसमें मालवा प्लेटू इसका पार्ट है. द विंध्य रेंज बाउंडेड द सेंट्रल हाईलैंड्स ऑफ द साउथ ऑफ द अरावली हिल्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट. और जो विंध्याचल पर्वत है ये सेंट्रल हाईलैंड्स को जो है बाउंड्री को डिसाइड करती है. तो ये साउथ मार्जिन को और नॉर्थ मार्जिन को अरावली हिल, तो आप दूसरी भाषा में कह सकते हो अरावली के दक्षिण में और विंध्याचल के उत्तर का जो इलाका जो प्लेटू रीजन है वो सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है. फिर सुनिए, अरावली के साउथ और विंध्याचल पर्वत के जो नॉर्थ में जो प्लेटू रीजन है वो आपका सेंट्रल हाईलैंड रीजन के रूप में जाना जाता है, या दूसरी भाषा में ये जो नर्मदा रिवर के ऊपर के इलाके को हम लोग ये कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड प्लेटू. द फर्दर वेस्ट लैंड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड द रॉकी डिजर्ट इन राजस्थान. इसका कुछ भाग राजस्थान में भी है जो कि रेगिस्तान या आप कह सकते हो कि चट्टानों से या बालू से ढका हुआ है. द फ्लो ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली चंबल. यहाँ जो नदियाँ बहती हैं, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, इस फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट. ये नदियाँ जो हैं दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं. दस इंडिकेटिंग द स्लोप, क्योंकि ये जो बहुत ही इसका जो ग्रेडियंट या ढाल है वो बहुत बेढंगा टाइप का है. तो अमूमन नदियाँ नॉर्थ से साउथ की ओर बहती हैं, लेकिन यहाँ पे ढाल उल्टा होने के कारण यहाँ की नदियाँ जो हैं साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं और कुछ नदियाँ जो हैं यमुना में, मतलब यमुना नदी में गिरती हैं. द सेंट्रल हाईलैंड इज़ वाइडर इन द वेस्ट. सेंट्रल हाईलैंड पश्चिम में चौड़ा है बट नैरो इन द ईस्ट. पूरब आते आते वो पतला हो जाता है. द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज, पूरब में इसको जो है बुंदेलखंड का पठार कहते हैं और बघेलखंड का पठार कहते हैं. द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेनली बाय दामोदर रीजन. इसका जो सबसे पूर्वी इलाका है वो छोटा नागपुर प्लेटू कहलाता है और वहाँ पे दामोदर रिवर है. हजारीबाग का नाम आपने सुना होगा.
तो ये इस इलाके में फैला हुआ है और इसके पूरब में दामोदर रिवर है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो सेंट्रल हाईलैंड प्लेटू है ये कुछ हिस्सा इसका राजस्थान में है, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में है, कुछ हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश में आता है और ये जो है विंध्य रेंज होता हुआ जो छोटा नागपुर रीजन या प्लेटू तक आ जाता है। इसको सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। ये बीच का उठा हुआ भाग है। इसका ढाल जो है वो अमूमन जो एक जनरल टेंडेंसी होती है उसके अगेंस्ट है। तो यहाँ पे रिवर का जो फ्लो है वो थोड़ा उल्टा टाइप का होता है। अब आते हैं सेकंड है डेक्कन प्लेटू। ये जो ट्रैंगुलर शेप में है, साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के दक्षिण में। नर्मदा रिवर के ऊपर जो है आपको बताया गया था सेंट्रल हाईलैंड है। ये नर्मदा रिवर दक्षिण में है। द सतपुरा रेंज फ्लैंक टू द ब्रॉड बेस ऑफ द नॉर्थ वाइल द महादेव। ये सतपुरा रेंज इसका बेस है नॉर्थ में और महादेव के आसपास कैमूर पर्वत हिल रीजन जो है, मैकाल रीजन इसके पूर्वी उसको छोर को बनाते हैं। लोकेट दिस हिल रेंज एंड टू द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट। डेक्कन प्लेटू जो है पश्चिम में ऊंचा है, लेकिन ये ईस्ट आते हैं जेंटली स्लोप, पूरब में ढाल है। मतलब पश्चिम में ऊंचा है, पूरब में कंपेरेटिवली कम ऊंचा है और स्लोप जो है जेंटल है ईस्ट की तरफ। एंड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट लोकली नोन एज मेघालय, कार्बी अंगलोंग प्लेटू, द नॉर्थ चाचर हिल। और पूरब में भी जो इसका कुछ भाग जो है मेघालय या आप कह सकते हो कि जो 7 स्टेट्स हैं जो है नॉर्थ ईस्ट के उसमें फैला हुआ है, लेकिन it is separated by the fault from the Nagpur plateau. These prominent hill range from the west to east are Garo, Khasi and Jaintia। और ये छोटा नागपुर प्लेटू से फॉल्ट द्वारा अलग है। छोटा नागपुर प्लेटू जो आपको बताया था कि हजारीबाग या आप कह सकते हो कि इन सब इलाकों से अलग है, फॉल्ट द्वारा ये विभक्त है। देखिए पश्चिम में ऊंचा है, पूरब आने पे ये कम ऊंचा जाता है। इसका प्लेटू का कई इलाका जो है आपके मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में भी है। अब आते हैं ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। करें कि वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मार्क टू द वेस्टर्न ईस्टर्न एज। दोनों वेस्टर्न घाट वेस्टर्न किनारे पे है, ईस्टर्न घाट ईस्टर्न किनारे पे है प्लेटू के, डेक्कन प्लेटू के। वेस्टर्न घाट लाई द पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। ये वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है। दे आर कंटिन्यूअस एंड बी क्रॉस्ड थ्रू द पासेज ओनली। ये कंटिन्यू है, ये लगातार है, बीच बीच में पासेज माने दर्रे के द्वारा इस पार से उस पार जाया जा सकता है। इसको जो है लोकेट जो रास्ते हैं उसको थाल, बोर, पाल घाट है इन द फिजिकल मैप इंडिया। मतलब जैसे मान लें कि कंटिन्यू है, पश्चिमी जो घाट है वो कंटिन्यू है और उसमें कोई ब्रेक नहीं है, वो टूटा नहीं है, बल्कि उस घाट में पासेज माने दर्रे माने रास्ते होते हैं जिसके थ्रू जो है हम इस पार से उस पार जाते हैं। वेस्टर्न घाट आर हाईली देन द ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स ऊंचा है, अभी आपको बताया गया था। द एवरेज एलिवेशन इज़ 900 मीटर टू 1600 मीटर। 900 से 1600 मीटर इसकी ऊंचाई है, मतलब जो है एज अगेंस्ट द 600 मीटर टू ईस्ट। जबकि जो ईस्टर्न घाट्स है वो 600-700 मीटर के आसपास ऊंचा है। तो आप देख सकते हैं कि पूरब में कम ऊंचा है 600-700 मीटर के आसपास और पश्चिम में जो है 900 से 1600 मीटर के आसपास है। द ईस्टर्न घाट्स स्टार्ट फ्रॉम द महानदी वैली। ये जो है ईस्टर्न घाट जो है महानदी वैली से नीग्रिस इन द साउथ फैला हुआ है। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यू। ईस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यू नहीं है, बीच बीच में कई टुकड़ों में बटा हुआ है और नदियों ने उसको कई भाग में तोड़ा है। द वेस्टर्न घाट कॉज ओरोग्राफिक रेन। वेस्टर्न घाट के आसपास जो है ओरोग्राफिक रेन, पर्वतों द्वारा होने वाली बारिश होती है। आगे आइए। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन एट। वेस्टर्न घाट्स को कई लोकल नाम से जाना जाता है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ आएंगे तो वेस्टर्न घाट्स की जो ऊंचाई है वो बढ़ती चली जाएगी।
द हाईएस्ट पीक इंक्लूड, मतलब वेस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक है वो अनाईमुडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न घाट्स की जो ऊंचाई वाली चोटी है उसको अनाईमुडी कहते हैं, जो कि 2695 मीटर ऊंची है। एंड डोडा बेटा जो कि 2637 मीटर ऊंची है। ये तो हो गई भाई वेस्टर्न घाट्स की ना। ईस्टर्न घाट्स में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है महेंद्रगिरी की। महेंद्रगिरी की ऊंचाई जो है 1501 मीटर है, और ये ईस्टर्न घाट्स की ऊंची चोटी है। तो कभी कभी आता है कि विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन साउथ वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में जो है अनाईमुडी है और ईस्टर्न घाट्स में महेंद्रगिरी है, ऊंचाई अभी आपको बताई गई। इसके अलावा ये सेवरी हिल, जवाड़ी हिल, ये सब ईस्टर्न घाट्स पे हैं। और आपने देखा होगा लोकेट द फेमस हिल स्टेशन जिसको ऊटी कहते हैं, उडमंगलम जो भी है, पॉपुलर नोन एज ऊटी, जो कि और जो है कोडाईकनाल, ये भी जो है आपके सॉरी आपके नीलगिरी रेंज में पाए जाते हैं। ये आपके पेनिनसुला प्लेटू के जो है टूरिज़म स्पॉट्स हैं। इसका जो डिस्टिंक्ट फीचर्स है ईस्टर्न, ये जो आपका पेनिनसुला प्लेटू का, यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है जिसको डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। और ये इग्नियस रॉक्स के फॉर्मेशन से बनी हुई है, जिस कारण यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन होता है। और दूसरी बात जो है, ये अपनी जो है नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ही फेमस है। और कई इलाकों में जो है आपने देखा कि नीलगिरी मतलब जो है ऊटी, उडमंगलम ना, ये सब जो है, या कोडाईकनाल, ये सब जो साउथर्न इंडिया के जो है टूरिज्म स्पॉट्स हैं। और ये अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ही फेमस है और बहुत ही आप कह सकते हो कि प्रसिद्ध है। अब आते हैं अपना नया अगला टॉपिक है द इंडियन डिज़र्ट। तो इंडियन डिज़र्ट के बारे में कोई बताना नहीं है। इट एग्जिस्ट इन द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल। अरावली हिल के पश्चिमी इलाकों में ये पाए जाते हैं, और इट स्प्रेड इन द पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड सम पार्ट्स ऑफ द गुजरात। ये जो है आपके पंजाब, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, एंड मेजर इट्स पोर्शन इज लाइन इन द राजस्थान। इसका जो मुख्य जो क्षेत्र है इंडियन डिज़र्ट का वो राजस्थान में पाया जाता है। तो देखिए आप कह सकते हो कि डिज़र्ट का मतलब ये नहीं होता जहाँ बालू पाई जाती है। डिज़र्ट मीन्स द एरिया विच रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल नियर अबाउट द 10 सेंटीमीटर रेनफॉल इन एनम ना। डिज़र्ट का अमूमन हम लोग ये मान लेते हैं कि जहाँ बालू होती है वो रेगिस्तान होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। डिज़र्ट मतलब वो होता इलाका होता है जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होती है। मतलब आप अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है। जैसे मान लो कहीं हो सकता है कि 10 सेंटीमीटर ईयर हो, कहीं हो सकता है 25 सेंटीमीटर ईयर हो। तो अमूमन जो है ये जो डिज़र्ट है ये आपका मेजर पोर्शन ऑफ राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात। लेकिन जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ है वहाँ पे नहरों के द्वारा, कैनाल्स के द्वारा हम लोग एग्रीकल्चर को प्रिवेल कर सकते हैं। और अमूमन ये मतलब जो है यहाँ पे जो लोकल रिवर है उसको लूनी कहते हैं। लूनी एक ऐसी नदी है जो कि जिसका एंड समुद्र में नहीं हो पाता, बल्कि वो ज़मीन पे, इनलैंड रिवर कह लो, ज़मीन पे ही ख़त्म हो जाती है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल नियर अबाउट 150 मिलीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर। हियर इज़ वेरी लो वेजिटेशन कवर। यहाँ पे वनस्पतियों का जमावड़ा जो है बहुत कम है। अधिकांश इलाके जो हैं हियर कवर्ड बाय द सैंडी प्लेन एंड सैंड ड्यून्स, जो बालू के मैदान या सैंड ड्यून्स को कवर करते हैं। यहाँ पे बरखान, जिसको क्रिसेंट शेप ड्यून्स कहते हैं, पाए जाते हैं। और करे कवर द लार्जर एरियाज बट लॉन्गिट्यूडल ड्यून्स बिकम द मोर परमानेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। इफ़ यू विजिट जैसलमेर, अगर आप कभी जैसलमेर गए हों, यू मे गो टू द सी द ग्रुप ऑफ बरखान। आप बरखान दे सकते हैं। तो आपने ये देखा कि ये जो रेगिस्तान है
ये यहाँ पे सैंड ड्यून्स होते हैं। देखिए सैंड ड्यून्स की खासियत क्या होती है, वो बनते बिगड़ते रहते हैं, ये परमानेंट नहीं होते हैं, ये जो है हवा के हिसाब से। और सैंड ड्यून्स में मूवमेंट होता है, मूवमेंट माने ये गति करते रहते हैं। तो आपने इस तरह देखा कि इंडियन डेजर्ट जो है अमूमन अरावली हिल्स जो है उसके पश्चिम का इलाका है, ख़ास तौर पे ये रेगिस्तान जो है राजस्थान में है, इसके अलावा गुजरात में है, कुछ हिस्सा पंजाब में भी है। लेकिन अब देखिए पंजाब जो है टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, वहाँ पे जो है आप कह सकते हो कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कैनाल को पहुँचा करके कृषि योग्य ज़मीन बनाई गई है। तो इसको मतलब यहीं पे रखते हैं। अब अगला टॉपिक लेते हैं, द कोस्टल प्लेन। देखिए कोस्टल प्लेन के बारे में है, प्लेटू जो है अपना पेनिनसुला प्लेटू के फ्लैंक उसके चारों ओर स्ट्रेच ए नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स, एक पतली सकरी नदन है जिसको हम लोग कोस्टल प्लेन कहते हैं, रनिंग अलॉन्ग विद द अरेबियन सी, जो अरेबियन सी से लेकर के बे ऑफ बंगाल तक फैला हुआ है। अगर आप देखो गुजरात से लेकर के केरला तक और तमिलनाडु से लेकर के वेस्ट बंगाल तक एक पतला मैदान है जो कि कोस्टल प्लेन के रूप में कहलाता है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में फैला हुआ है। इसके 3 भाग होते हैं। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट कॉल्ड कोंकण, जिसमें मुंबई गोवा आता है। सेंट्रल पार्ट जो होता है स्ट्रेच कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन, और इसके दक्षिण में मालाबार कोस्ट है। तो पश्चिम में 3 भाग है, फिर सुनिए ज़रा, ऊपर कोंकण, बीच में आपका कन्नड़ प्लेन, और नीचे जो है मालाबार कोस्ट है केरल के आसपास। ऐसे ही आ जाइए पूर्वी भाग में, तो एक तरफ ये जो है ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में फैला हुआ है, और ये वाइड है, मतलब चौड़ा है। इन द नॉर्दर्न पार्ट, ऊपर में नॉर्दर्न सरकार पार्ट्स है। साउदर्न पार्ट जो है कोरोमंडल कोस्ट है, और यहाँ पे लार्ज रिवर जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है ना, यहाँ डेल्टा बनाती हैं नदियाँ। लेक चिल्का लेक जो है यहीं पाई जाती हैं। यहाँ एक बात आपको गौर करना चाहेंगे, वेस्टर्न घाट्स पे नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, वेस्टर्न घाट्स पे नदियाँ जो हैं एस्चुरी बनाती हैं, और जबकि ईस्टर्न घाट्स में नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। और सीधी बात है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वो सकरा है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन चौड़ा है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे डेल्टा बनते हैं और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे एस्चुरी बनते हैं। तो ये 2-4 अंतर है। अब आते हैं अगला टॉपिक हमारा आइलैंड ग्रुप्स। तो आपने देखा कि भारत में बहुत से आइलैंड ग्रुप्स पाए जाते हैं, ख़ास तौर पे आपने अंडमान निकोबार का नाम सुना होगा, लक्षद्वीप का नाम सुना होगा, नहीं? तो ये जो है आइलैंड ग्रुप्स जो है छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जो चारों ओर से वाटर बॉडी या ओशन से घिरे होते हैं। तो कह रहे हैं कि लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स लाइंग इन द क्लोज टू द मालाबार कोस्ट इन केरला। ये आपके लक्षद्वीप जो है अरेबियन सी में पाया जाता है, केरला के पास मालाबार द्वीप के आसपास। और इसमें ये स्मॉल कोरल आइलैंड है। कोरल माने ये मूंगे से बनी चट्टानें हैं। मूंगा एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कैल्शियम का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोरल आइलैंड है। कौन सा? आपका लक्षद्वीप। इसका निर्माण जो है मूंगा जो है एक तरह का कीड़ा होता है जो कि कैल्शियम का फॉर्मेशन करता है, उसके द्वारा होता है। अर्लियर दे वेर नोन एज द लक्षद्वीप, मिनिक्वाई एंड द अमेडिबी। ये छोटे छोटे द्वीप हैं, लेकिन इन 1973 दीज वेयर नेम्ड टू द लक्षद्वीप। इट कवर्स स्मॉल एरिया अबाउट 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है, और इसकी कैपिटल जो है कवरात्री है। तो आपने देखा दिस इधर इज रिच एंड फ्लोरा एंड फना, यहाँ पे बर्ड सेंचुरी भी है। और करें कि पीटी आइलैंड जो है एक मतलब आइलैंड है जो कि अनहैबिटेटेड, जहाँ पे इंसान बस्ती नहीं पाई जाती है, वहाँ केवल पूरी तरह से नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 32 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। इसका जो हेड ऑफिस है कवरात्री है। पीटी आइलैंड जो है वो इंसान वहाँ पाए नहीं जाते हैं। आगे आइए, अगला टॉपिक लास्ट टॉपिक है
इसका अंडमान निकोबार। देखिए अंडमान निकोबार जो है वो आपके बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है, और सीधी बात है ये कह रहे हैं कि देर आर ग्रेटली डाइवर्सिटी इन द फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पे फ्लोरा और फ्लोरा की बहुत सी वैरायटी पाई जाती हैं। दिस आइलैंड लाइज क्लोज टू द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस द इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन। यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है, और ये जो है ट्रॉपिकल रीजन में है। तो इस तरह से आपने देखा कि अंडमान निकोबार जो है वो आपका बे ऑफ बंगाल रीजन में पाया जाता है, और इसके बाद जो है लक्षद्वीप जो है आपका अरबियन सागर रीजन में केरल के मलाबार कोस्ट के आसपास पाया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कौन कौन से मेजर पार्ट्स या फिजियोग्राफिक डिवीज़न है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर आपने देखा कि हिल्स एंड माउंटेन्स जो है इट इज़ अ सोर्स ऑफ रिवर नेचुरल ब्यूटी ना। अगर आप आ जाइए सेकंड नॉर्दर्न प्लेन इज़ द आप कह सकते हो फूड प्रोडक्शन माने कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। नंबर थर्ड प्लेटू रीजन जो है, प्लेटू रीजन आपके जो है ये ख़ास तौर पे मिनरल रिसोर्सेज के लिए फेमस है। मिनरल रिसोर्स का अपना खासा योगदान है। कोस्टल रीजन जो है आपके मैरीन आप समझ रहे होंगे, मतलब जो है समुद्री वेल्थ के लिए फेमस है। तो इस तरह से हर फिजियोग्राफिक डिवीज़न का एक अपना इम्पोर्टेंस है। इस तरह से ये हमारे पूरे इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीज़न कंप्लीट हुआ। ओके, डेट्स ऑल।